हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर के बारे में। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा अब तक मैं 3 लेक्चर ले चुका हूं। हमने सबसे पहले देखा कि ट्रांसफार्मर की स्टोरी क्या थी, कैसे ट्रांसफार्मर की जन्म हुआ और फैराडे के एक एक्सपेरिमेंट से कैसे ट्रांसफार्मर आया। देन हमने देखा कि उसकी नीड क्या थी, कैसे उसने चेंज कर दिया, कैसे एडिसन का जो डीसी सिस्टम था उसको फेल हो गया वो ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी से। एंड थर्ड जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स ट्रांसफार्मर के जो भी हैं उन सबको हमने डिस्कस करा था। नाउ इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइडियाज़ देखेंगे कि किस तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जैसे सबसे पहला पार्ट जो सीखोगे कि कोर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हम सीखेंगे, कैसे ये बने होते हैं, क्या अंतर होता है इनके अंदर, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। दूसरी चीज़ सीआरजीओ का क्या मतलब होता है, बहुत नाम सुना हुआ होगा सीआरजीओ, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंड लास्ट की एप्लीकेशन क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ कोर स्ट्रक्चर, यानी कि जो कोर आपने यूज़ कर रहे हो, कोर टाइप की शेल टाइप, इसके बेसिस पे हम लोग इसको कौन सा ट्रांसफार्मर कब कहाँ और किस तरीके से यूज़ करना है, इन सबको हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि जो टाइप, जिस टाइप की बात करने जा रहे हैं वो, या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस हम क्रिएट करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टाइप जो बात करेंगे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को अलग अलग चीज़ों में बांटा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके पास अगर कोई सारी सब्जियां हैं तो उन सब्जियों को आप मीठे के बेसिस पे बांट सकते हो। कोई मीठी होगी, कोई खट्टी होगी, कोई कड़वी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप शेप के बेसिस पे बांट सकते हो, कोई छोटी सब्जी होगी, कोई बड़ी सब्जी होगी, ठीक है। इसी की बेसिस पे आप, एक और तरीका होता है कॉस्ट के बेसिस पे बांट सकते हो, कोई 20 रुपए से कम होंगी, कोई 20 रुपए से ज़्यादा होंगी, या कह सकते हैं सस्ती होगी, महंगी होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप किसी चीज़ को डिफर कर सकते हो। तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो हैं वो अलग अलग बेसिस पे बांटा गया। हर बार याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ डिफरेंशिएट करने चलते हो तो याद रखा करो कि किस बेसिस पे हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो अलग अलग तरीके से हम ट्रांसफार्मर को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पे हम बांट रहे हैं। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक सर्किट को लें तो इस तरीके से दो ट्रांसफार्मर हमारे नजर में आते हैं, एक है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, अगर आप कभी अच्छा इंटरव्यू फेस करेंगे कि कोर टाइप और शेल टाइप की अगर बात की जाएगी तो भाई वो पूछेंगे किस बेसिस पे आप इन्हें अलग अलग कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ कोर बात करी जाए, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ कोर अगर हम बांटें तो भाई एयर कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर हो जाते हैं, और एक हो जाता है फेरोमैग्नेटिक कोर ट्रांसफार्मर या फिर मैग्नेटिक मटेरियल कोर ट्रांसफार्मर। ठीक, तो एयर कोर एंड फेरोमैग्नेटिक कोर ट्रांसफार्मर ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कोर, अगर हम कोर के मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा ये कोर वाला जो है ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी करंटली। इस लेक्चर में आपको फोकस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो हमारे पास कौन कौन से, एक है कोर टाइप एंड एक है शेल टाइप, इन दोनों को चर्चा करेंगे। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात कर लें अगर कोर टाइप की, तो कोर टाइप की बात करें तो इसके अंदर जो खास बात होती है, ओनली वन मैग्नेटिक, ओनली वन आयरन पाथ फॉर फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को कैरी करने के लिए केवल एक आयरन पाथ का इस्तेमाल किया जाता है, वन पाथ, ठीक है। जैसे कि आपने, अगर आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े होंगे तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके का अगर एलिमेंट ये बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, देन ये लगा दिया, एक हमने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, तो हम ये कहेंगे कि जो करंट है वो तीन पाथ में डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3, I1 I2 एंड I3। तो ये हम कहते हैं कि तीन इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं। इसी तरीके से अगर फ्लक्स की बात करी जाए तो फ्लक्स है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और वो जो है अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही हैं, ठीक है। तो इधर 5/2, इधर 5/2, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कितने पाथ हो गए, ये दो दो मैग्नेटिक पाथ हैं। पहले तो इसका मतलब समझ लो कि फ्लक्स पाथ, या जो हम कह रहे हैं ना आयरन पाथ, दो पाथ का मतलब क्या होता है। तो कितने रास्ते हैं इसको एंड अप होने के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट आई चला, यहाँ पे भी आई मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तीन पाथ्स में जाके वो कंप्लीट कर रहा है सर्किट, जबकि यहाँ पे दो पाथ में फ्लक्स। तो जिस तरीके से करंट जो होता है वो अपने आप को सर्किट में डिवाइड कर लेता है पैरेलल सर्किट में, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी अपने आप को फेरोमैग्नेटिक कोर में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आगे मूव करता है, और वो जो जिस पाथ में अपने आप को तोड़ता है वही उसके पाथ कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लक्स पाथ, ठीक, आयरन पाथ कह सकते हैं हम इसे। अगर हम लोग करंट के साथ डील कर रहे होंगे तो कहेंगे कॉपर पाथ, COPPER, कॉपर पाथ कह सकते हैं, मतलब कॉपर के रास्ते। और क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल से डील कर रहे हैं तो मैग्नेटिक कोर आपकी किसकी, फेरोमैग्नेटिक की बनी होती, तो यानी कि वो क्या, एक आयरन का ही एक टुकड़ा है, तो आयरन पाथ, इसलिए इसका नाम पड़ा है आयरन पाथ। तो कोर की अगर बात करिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर कुछ आपके इस तरीके के होते हैं नॉर्मली।
ठीक है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है और इसके एक सिरे पे यानी कि वन साइड पे हम लोग क्या करते हैं, एक वाइंडिंग कर देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। दिस वन इज द प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी, एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टेप अप कर रहा है या स्टेप डाउन कर रहा है, सेकेंडरी हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज, इससे नहीं मतलब है। एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, चाहे कोई भी हो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो स्टेप डाउन हो, इससे नहीं मतलब है। मेन है कि आपका इस बारे में पाथ जो है वो क्या एक है। देखो यहाँ से फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स बना फाई, और ये फ्लक्स देखो पूरी तरीके से ये चला, देन दिस वन, देन दिस वन। तो देखो कहीं पे भी इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी फ्लक्स का पार्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसके लिए लिखते हैं ओनली वन फ्लक्स पाथ, फ्लक्स या फिर फ्लक्स पाथ कह सकते हो और आयरन पाथ कह सकते हो, यानी कि जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है। ठीक है, तो फ्लक्स पाथ क्या मतलब होता है इसका, कि मैग्नेटिक पाथ जो है वो क्या एक ही है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये हो गई तुम्हारी कोर टाइप की बात कर ली हमने, कोर टाइप की। ठीक, ओके। नाउ एक चीज और याद रखना कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, यानी कि अगर इसकी बात की जाए, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल हुआ चाहे ये हॉरिजॉन्टल हुआ, हॉरिजॉन्टल पोर्शन को हम लोग कहते हैं योक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको भी योक कहेंगे। ये अपर योक हो गया और ये लोअर योक हो गया, लेकिन योक ही रहेगा। ठीक है, कहीं पे अपर लोअर भी मैंने बता दिया, लिखा केवल योक जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को तुम किसी भी तरीके से रख सकते हो। ठीक, तो योक कहेंगे इसे, YOKE योक कहा जाता है। और ये जो वर्टिकल जो इसकी लेंथ होती है, वर्टिकल पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं लिम्स। लिम्स, ये वर्ड कहाँ से आया, लिम्स आया लेग से। लेग्स, जैसे हमारे पैर होते हैं तो वैसे ही पैर, क्योंकि हमारे खड़े खड़े यानी कि वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, तो उसी तरीके से वहां से ही ये वर्ड आया है लिम्स। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे लिम कहेंगे, यानी कि एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक दो लिम होंगे और दो योक होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास शेल टाइप ट्रांसफार्मर को भी देख लेते हैं, वो कैसा दिखता है जल्दी से। तो देखो शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, शेल टाइप दिखता कैसे है, तो शेल टाइप में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या होता है, वाइंडिंग जो होती है वो वाइंडिंग करी जाती है सेंटर के ऊपर, यानी कि एक इस तरीके से वाइंडिंग होगी ये, और ये हमने दो टर्मिनल निकाल दिए, और एक वाइंडिंग जो होगी वो आपकी नीचे कर देते हैं ये। अभी मैं वाइंडिंग बताऊंगा, कई तरीके की वाइंडिंग करते हैं। अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो पहले, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग वाइंडिंग कर सकते हैं या सैंडविच, बहुत सारे तरीके के होते हैं, इन सबको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से वाइंडिंग कर दी। एक हम कह सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं प्राइमरी कह दिया, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होगी तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, खास बात समझो। इसके अंदर फ्लक्स की पाथ की अगर बात की जाए, तो देखो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा, प्राइमरी साइंडिंग का जो फ्लक्स होगा, वो मान लेते हैं नीचे की तरफ बना, और ये देखो यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देन ये ऐसे मूव करते हुए इस तरीके से एंटर करेगा, और ये यहाँ से। तो खास बात जो तुम्हें नोट करने वाली है, जो आपने ध्यान दिया होगा, कि भाई दो मैग्नेटिक पाथ हैं या आयरन पाथ हैं, दो मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के जो पाथ हैं वो दो पाथ यूज हो रहे हैं इस पूरे सिस्टम में। ठीक, जबकि जो तुमने पुराना देखा था, यानी कि देखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में केवल सिंगल पाथ था, कहीं पे भी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फ्लक्स अगर मान के चलें कि हमारे सेंटर में जो फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है फाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, यहाँ पे फाई है, ये हो जाएगा 5/2, और ये भी हो जाएगा 5/2। तो 5/2 करके यहाँ पे वापस से 5 मिलेगा इस तरीके से। अगर दोनों सर्किट जो हैं, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ जो हैं वो एक जैसे हैं, एग्जैक्टली सिमिलर हैं, तो जैसे करंट होता है, अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल हैं, इक्वल रेशियो के हैं, तो क्या होगा, ऐसे में करंट अपने आप को डिवाइड कर लेता है इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस के बीच में इक्वली। उसी तरीके से फ्लक्स भी, अगर दोनों पाथ का रिलक्टेंस सेम है, तो ऐसे केस में वो जो फ्लक्स है वो अपने आप को दो पार्ट्स में 5/2 में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो खास बात क्या निकल के आई भाई, कि इसके अंदर क्या होगा, दो मैग्नेटिक पाथ हैं, एक बात तो ये निकल के आई। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या चीज देख सकते हो, अगर हम इसमें लिम की बात करें तो देखो 1 2 3, तो यानी कि इसके अंदर कितने लिम होंगे, तो लिम्स कितने, लिम्स है तुम्हारे 3, और योग की बात करी जाए, योग कितने, तो योग है 2। देखो एक ये वाला योग हो गया एंड एक दिस वन, तो 2 योग हैं और 3 लिम है। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ कितने हैं, 2 फ्लक्स पाथ हैं। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन छोटे मोटे पेपरों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ या फिर कितने लिम्स कितने योग, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
ठीक, बहुत सिंपल सा है, जस्ट कॉमन सेंस है, कुछ भी आप मैंने यहाँ पे रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है। तो वाइंडिंग इन दोनों पे करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो वाइंडिंग्स कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं वाइंडिंग के बेसिस पे। अगर हम वाइंडिंग की बात करी जाए तो दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर पहले देखते हैं, कोर। ठीक है, एक तरीका ये है, इसको दो फिगर बना देता हूं मैं। ओके, तो ये हमारे पास दो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और वाइंडिंग एक सी वाइंडिंग करूंगा। इसके अंदर अगर बात की जाए, ये हमारे पास अगर स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ध्यान रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियस ही चीज़ है, इसके अंदर जो प्राइमरी के टर्न्स होंगे वो कम होंगे और सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होंगे। तो ये प्राइमरी के टर्न्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 टर्न ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज प्राइमरी। ठीक है, और सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी टर्न्स मान लेते हैं 4 कर देते हैं। ठीक, और ये ठीक, ये हो गई सेकेंडरी आपकी। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी और कह सकते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्लियर है यहाँ पे, ये हो गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये तो हो गई लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, अगर हमने क्या करा है, एक तरीका तो ये होता है वाइंडिंग का जो आपको बुक्स में अक्सर मिल जाता होगा, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, या फिर अगर आप थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हो तो आपको ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसी तरीके से लेना पड़ता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। प्रैक्टिकली बात कर लें तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग को अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ रेड रंग से, रेड कलर से, और जो हमारे पास दूसरी वाइंडिंग है दिस वन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके वाइट कलर से। ठीक है, इसको मैं वाइट कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखना। तो एक तरीका ये हो गया, मैंने बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरा एक तरीका और होता है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसको हम लोग करेंगे इस तरीके से करा। ठीक, दोनों पे बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है हमारी वाइट कलर की है, ये रहा, ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से करेंगे। समझ में आया? इसे कहते हैं, ये इस तरीके की जो वाइंडिंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके की वाइंडिंग हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रिक वाइंडिंग। मतलब एक के ऊपर एक वाइंडिंग हमने कर रखी है, ओवरलैप वाइंडिंग का भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक, आई होप जी समझ में आ गई। तो ये देखो कंसंट्रिक कॉइल्स हैं, कंसंट्रिक वाइंडिंग इसको हम कह सकते हैं। कंसंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने सिंपली करा क्या है, आपने एक वाइंडिंग अंदर ले ली है और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हमने बाहर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी लिम को यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, इस पर्टिकुलर केवल इस एरिया को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें, एक तरीका और होता है जो बुक्स में बहुत ज़्यादा दे रखा होता है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग मैंने रेड कलर से लिया है, तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, ये शेड में दिखा देंगे। ये हो गया, ये हो गई तुम्हारी लो वोल्टेज वाइंडिंग। एंड इसके ऊपर हम लोग करेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो ये इस तरीके से वाइंडिंग दिखा देंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने ज़्यादा मोटा ले लिया है क्योंकि उसमें टर्न्स ज़्यादा ले रहा हूँ, तो इस तरीके से दिखा। तो ये भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। दोनों का एक ही मतलब है कि आपने क्या करा है, कंसंट्रिक कर दी, यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक के ऊपर एक करके करा है। इसके पीछे रीज़न, जो मेन रीज़न दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। ठीक है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग अगेन बाद में एक दिन अलग सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में देखेंगे एक किसी और लेक्चर में। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये करा क्यों जाता है, याद रखना, लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए, लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, कि ताकि फ्लक्स लीक ना हो और यूजफुल फ्लक्स हमें ज़्यादा मिले। इन दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर में। ठीक, तो लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए ये काम हम लोग करते हैं, इस तरीके से हम लोग कंसंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई कोर टाइप की। लेकिन अगर कंसंट्रिक वाइंडिंग हमें उस पर करनी हो, कह सकते हैं कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर को जरा देख लेते हैं। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसके अंदर कैसे वाइंडिंग करी जाती है, तो इसके अंदर एक ही तरीके की वाइंडिंग होती है और मैं आपको बता दूंगा, अभी बताते हैं उसको, आप खुद पहचान जाओगे ये किस तरीके का लग रहा है सिस्टम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं लो वोल्टेज है, ठीक, और एक हाई वोल्टेज ले लेते हैं।
ठीक है। तो देखो इस तरीके की जो वाइंडिंग होती है, यानी कि आपने क्या करा है, आपने सैंडविच की तरह नहीं लग रहा है कुछ कि ऊपर भाई बंद है, नीचे भी बंद है और बीच में सामान भरा हुआ है। ये क्या होता है, सैंडविच होता है। सैंडविच आप लोगों ने खाया होगा, ब्रेड का सैंडविच, तो वो कुछ इसी तरीके से होता है। ऊपर एक लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है और बीच में वाइंडिंग होती है। इसी तरीके की वाइंडिंग जो होती है इसको हम लोग कहते हैं सैंडविच वाइंडिंग। जैसा कि नाम है वैसा ही, जैसा दिखने में वैसे इसका नाम है। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये है आपकी सैंडविच वाइंडिंग। तो सैंडविच, इसका नाम याद रखना सैंडविच, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट समझो, सैंडविच वाइंडिंग। ठीक है, तो सैंडविच वाइंडिंग हो गई, यानी कि इस तरीके की वाइंडिंग जिसके अंदर क्या हो, ऊपर लो वोल्टेज हो, नीचे लो वोल्टेज है और बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग करी हो। ठीक है, हाई वोल्टेज एचवी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करी हो। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई तरीके इसको करने के। ऐसा भी कर सकते हो आप, लो वोल्टेज, ठीक है, नीचे लो वोल्टेज और बीच में लो वोल्टेज कर दिया, और यहाँ आसपास जो है वो आपने क्या करा, हाई वोल्टेज एंड देयर इज हाई वोल्टेज। ठीक, बात समझ में आ रही। खास बात याद रखनी सैंडविच में, अगर हम बात करें लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है, ये तुम्हारी ब्रेड है और लो, ठीक है, और जो अंदर हाई वोल्टेज है ये तुम्हारा मटेरियल है, यानी कि कह सकते हैं आलू की टिक्की है, आलू की टिक्की है ये। ठीक है, तो याद रखना आलू की टिक्की हमेशा बीच में रखी जाती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आलू टिक्की बीच में रखी है, तो हमेशा याद रखना हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है वो आलू की टिक्की की तरह है, अगर आप शेल टाइप बना रहे हो। इसका रीजन क्या है, इसको मैं बहुत डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करूंगा। अभी यहाँ पे इतना समझ लो कि सैंडविच वाइंडिंग क्या होती है और क्या चीज़ याद रखनी है। हाई वोल्टेज क्या है, आलू की टिक्की, लो वोल्टेज क्या है, ब्रेड है, तो हमेशा ब्रेड ऊपर रखी जाएगी, ऊपर और नीचे, और बीच में आलू की टिक्की रखी जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होगी वो सेंटर में, यानी कि ऊपर और नीचे से दूर, और जो एजेस हैं यानी कि किनारे हैं, यहाँ पे आप लो वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये तरीके होते हैं, दो तरीके मैंने बता दिए वाइंडिंग कैसे करी जाती है इन दोनों के अंदर। ठीक, नाउ अगर बात कर लें हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके कोर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि अंदर कोर कैसी होती है। ठीक, तो कोर, कोर यानी कि मटेरियल को थोड़ा सा देख रहे हैं, मटेरियल। ठीक, तो एक तो मटेरियल के बारे में याद रखो, CRGO, सिलिकॉन स्टील यूज करा जाता है, ध्यान रखना सिलिकॉन स्टील। अगर आप कहते हो केवल ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो CRGO की बनी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। CRGO क्या होता है, CRGO फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन, ग्रेन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो CRGO फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यानी कि, और आगे है सिलिकॉन स्टील। मतलब इस पूरी अगर टर्म को मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब हुआ कि एक सिलिकॉन स्टील की शीट्स, सिलिकॉन स्टील की शीट जिसके जो ग्रेन्स हैं, जिसके जो ग्रेन्स हैं यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, उनको ठंडे रोलर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया गया है। बात को समझो बहुत डिटेल में, इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ। CRGO के ऊपर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इतना डिटेल कहीं नहीं सीखा होगा आपने। तो CRGO की अगर बात की जाए, CRGO ये बता रहा है कि जो सिलिकॉन स्टील है इसके जो ग्रेन्स हैं उनको मैंने एक कोल्ड यानी कि ठंडे रोलर से उन ग्रेन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया है। ऐसी शीट्स जिसके ग्रेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं CRGO, सिलिकॉन स्टील शीट्स। समझ में आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कहते हैं ट्रांसफार्मर का कोर मटेरियल क्या होता है, तो CRGO केवल नाम लोगे तो जीरो, गलत है। CRGO नाम सही नहीं है, CRGO सिलिकॉन स्टील एक कंप्लीट नाम है। समझ में आ रही बात ये। ठीक, तो CRGO नाम नहीं लोगे बल्कि CRGO सिलिकॉन स्टील, ये पूरा नाम आप लोगे। ठीक, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो CRGO इसका मटेरियल होता है। नाउ अब इस मटेरियल की शीट्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या भाई आपका जो ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, अगर इसकी 3D फिगर देखें तो 3D फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगी ये। तो क्या ये पूरा का पूरा सॉलिड होता है या पूरा पूरा हॉलो होता है, और अगर सॉलिड होता है या हॉलो होता है किस तरीके से होता है, इन सब के ऊपर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक फिगर डाली है, ये देखिए, ये फिगर ये बता रही है कि एक्चुअल में जो आपका जो सिस्टम होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, वो जो तुम इस तरीके से देख रहे हो ये सॉलिड नहीं होता है। ये सॉलिड, ये ट्रांसफार्मर हो गया कोर ट्रांसफार्मर, तो ये सॉलिड ना होके शीट्स में बटा होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होती हैं, इस तरीके से शीट्स बनी होती हैं, एक एक शीट्स ऐसे करके। जैसे कि ये देखो डायग्राम में बनाया हुआ है, ये देखो एक एक शीट्स है, एक शीट को मैंने अलग से निकाल के भी दिखाया है, ये पर्टिकुलर शीट को दिखा रहा है। तो ये देखो क्या है, ये क्या एक शीट है, एक पर्टिकुलर मेटल की, एक इसी की CRGO सिलिकॉन स्टील की एक शीट होती है, और ऐसे करके बहुत सारी शीट को हम लोग पास पास चिपका के बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैमिनेशंस, लैमिनेशंस, इनका नाम याद रखना, लैमिनेशंस। ठीक है, इस प्रोसेस को यानी कि जो पतली पतली शीट्स को हम लोग जोड़ के बनाते हैं, तो हम लोग करवाने नहीं जाते, लेमिनेट कर दो भैया इसको। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली शीट्स जो होती हैं उनके स्टैक तैयार करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं उन्हें और लेमिनेशन करते हैं उनका। ठीक, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेमिनेशन। और ये क्यों करा जाता है, तो इसका आंसर है एक वर्ड में अगर मैं कहूँ, बहुत फेमस वर्ड है, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट्स को
रिड्यूस करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसको इस लेक्चर में हम लोग नहीं डालेंगे, इसके ऊपर अलग लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडी करंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कंस्ट्रक्शन से हम लोग दूर चले जाएंगे। तो जब लॉसेज वाला मैं लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, वहां पे आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो एडी करंट लॉसेज जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये शीट्स बनाते हैं, और ये जो सीआरजीओ लिया हुआ है, सीआरजीओ इसका इस्तेमाल करा जाता है हिस्टैरिसीस लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए। हिस्टैरिसीस लॉसेज, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए। हिस्टैरिसीस और एडी दोनों, ये जो दोनों लॉसेज हैं, इनको हम लोग बड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉसेज वाला चैप्टर। लॉसेज का जब लेक्चर डिस्कस करूंगा मैं तब, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। तो हिस्टैरिसीस के लिए हम लोग सीआरजीओ मेटल यूज करते हैं, और लेमिनेशन यूज करी जाती है एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, लेमिनेशन क्या, एक पूरी शीट करते हैं, ये भी समझो। एक क्वेश्चन ये मन में होगा कि हम लोग क्या एक शीट ये ले ली, ऐसे करके शीटें जोड़ते चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो मैंने अभी बताया आपको, तो देखो ये दो तरीके हैं जिसकी आप शीट्स ले सकते हो। एक है हमारे पास, अगर आप कोर टाइप बना रहे हो तो आप ये वाली शीट्स लोगे, यानी कि कोर में हमने देखा था रेक्टेंगल तो बनाना होता है, तो रेक्टेंगल के लिए दो एल शेप की अपोजिट, यानी कि वर्टिकल एल शेप, ये वाली शीट ले सकते हो जोड़ने के लिए, या फिर आप कर सकते हो यू और एक आई शेप की शीट ले सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, ये है आपकी शेल टाइप में। अगर आप शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बना रहे हो तो शेल टाइप में मुझे क्या बनाना होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए होता है ये। तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको एक दो ई से ले लो, या फिर एक ई और एक आई से काम बन जाएगा। तो इस तरीके की शीट्स को हम लोग लेके आपस में जोड़ते हैं, और तब जाके हमें ट्रांसफॉर्मर मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तब हमें जाके एक शेल टाइप या फिर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इन सब के पीछे रीजंस क्या है शीट्स का मैंने बता दिया, मटेरियल क्यों लिया है वो भी बता दिया। नाउ अब हम लोग लास्ट चलते हैं बिल्कुल, कि आखिर में इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग कब कौन सा यूज़ करेंगे, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ठीक है। तो अगर बात करी जाए, एक तरफ है हमारे पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक तरफ है हमारे पास शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले जो कहा जाता है कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाई वोल्टेज पे यूज करे जाते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज करे जाएंगे, जबकि जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज के लिए प्रेफर करे जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन सेम है कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके अंदर खास बात ये होती है कि अगर आप हाई वोल्टेज ले रहे हो तो वहां पे इंसुलेशन का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इंसुलेशन फेलियर, आपको ये मैं बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में, आपने ये कई बार सुना होगा कि जो इंसुलेटर होता है उसका जो फेलियर का रीजन होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यानी कि वोल्टेज जो है वो इंसुलेशन फेलियर को गवर्न करता है, डिसाइड करता है, और जो एरिया है यानी करंट जो है वो थिकनेस डिसाइड करता है कंडक्टर की। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। तो देखो, क्योंकि आपने अभी देखा कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके अंदर बहुत पास पास वाइंडिंग लगी हुई है, सैंडविच वाइंडिंग है, तो वहां पे वो जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे इंसुलेशन फेलियर के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए वो वाइंडिंग हम लोग कोर टाइप पे कर सकते हैं, तो इसीलिए कोर टाइप पे हाई वोल्टेज, जबकि शेल टाइप पे लो वोल्टेज वाइंडिंग यूज करी जाएगी। दूसरा केस अगर बात की जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर लीकेज ज्यादा होता है, लीकेज ज्यादा होता है, मोर लीकेज, जबकि इसके अंदर जो लीकेज होता है वो लो होता है। ये बात समझो, इसका मतलब समझो भाई लीकेज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम लोग इसको मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हम लोग बात करें कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, कोर टाइप, ठीक, तो उसके अंदर देखो एक सर्किट ये गया हुआ है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोर को एक्साइट करोगे तो कोर का जो फ्लक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फ्लक्स बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये, ठीक है, और ये दूसरी वाइंडिंग है। तो देखो, जो वाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो एक वाइंडिंग का फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन देखो ये वाला फ्लक्स जो है वो एयर में है, यानी कि लीक हो गया है, तो इसीलिए लीकेज फ्लक्स इसके अंदर ज़्यादा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। जबकि अगर शेल टाइप की बात करी जाए तो शेल टाइप के अंदर हमने क्या करा, हमने कहा भैया हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे, और आपने जो वाइंडिंग जो थी, जो आपने वाइंडिंग की हुई है, मान लेते हैं यहाँ सेंटर पे वाइंडिंग की हुई है, ठीक, तो यहाँ पे जरा देखो फ्लक्स बनेगा, तो ये वाला फ्लक्स ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला फ्लक्स इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो दोनों पूरा का पूरा फ्लक्स आपका एक फेरोमैग्नेटिक कोर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा एयर के अंदर। जबकि इस केस में देखो ये वाला फ्लक्स जो होगा ये एयर के अंदर लीक हो जाएगा, ये वाला फ्लक्स आपका कोर के अंदर रहेगा। बात समझ में आ रही। तो ये जो पर्टिकुलर यानी कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसी मेन वजह यही थी। अगर पूछा जाए आपसे कि आपने क्यों शेल टाइप ट्रांसफार्मर का जन्म हुआ, तो बेसिकली लीकेज को रोकने के लिए, ताकि सारा का सारा फ्लक्स जो है वो अंदर ही रहे, इसीलिए हम लोग शेल टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो लो लीकेज की प्रॉब्लम है इसके अंदर, लो लीकेज बहुत कम होगा, जबकि इसके अंदर क्या होगा, लीकेज ज़्यादा होगा, लीकेज हाई होगा।
हाई लीकेज। ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ यहाँ तक लीकेज की हमने बात कर ली। अब वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट हो गए। हमने अभी तक देखा कि एक पॉइंट हमारे पास था कि भाई हाई वोल्टेज के लिए हम लोग कोर टाइप यूज करेंगे, जबकि लो वोल्टेज के लिए शेल टाइप। दूसरा मैंने बताया आपको लीकेज वाला, सॉरी दूसरा पॉइंट था लीकेज। लीकेज इसमें ज़्यादा होगा और इसमें जो होगा लीकेज कम होगा। नाउ तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन जो इसका होता है वो पुअर होता है, जबकि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है शेल टाइप का वोल्टेज रेगुलेशन, वो क्या होता है, बेस्ट होता है। रीजन क्या है? रीजन देखो, सिंपल सा रीजन है। वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है वोल्टेज आपका कितना वेरिएशन हो रहा है, और वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज रेगुलेशन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लीकेज पे। लीकेज पे याद रखना, इसके ऊपर अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको लीकेज ही नहीं बताया एग्जैक्टली क्या होता है। अभी मैंने आपको केवल हिंट दिया है, इसलिए एक एक लेक्चर बहुत कीमती है और हम लोग बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे। ट्रांसफार्मर की हर एक चीज देखेंगे, हर एक पार्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे इस सीरीज में। तो इसीलिए अभी आप पॉइंट वाइज समझते चलो, इसको हम लोग डिटेल में इलेबोरेट करेंगे बाद में। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है लीकेज के, यानी कि जितना ज्यादा लीकेज करोगे उतना पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता चला जाएगा। यानी कि अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन अगर 3% है, तो शेल टाइप अगर आपने सेम रेटिंग पे शेल टाइप बना रहे हो तो इसका हो सकता है 0.1% हो या फिर 0.2%, 3% हो। इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि आपने जो लीकेज ट्रांसफर, जो लो वोल्टेज सॉरी शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे लीकेज कम होता है। ठीक, तो एक चीज ये हो गई, 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लें, चौथा पॉइंट जो हमारे पास है कि रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ठीक है, तो मेंटेनेंस से समझ लो, अगर आपके पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, बात समझना, अगर आपकी यहाँ पे वाइंडिंग आपने ये की है और एक वाइंडिंग ये की है, इसके अंदर मान लेते हैं आग लग गई, ये क्या हो गई, डैमेज हो गई। डैमेज हो गई, आपको क्या करना है, सिंपली आप ट्रांसफार्मर लोगे, इसकी ये वाली वाइंडिंग जो है इसे रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस कर दोगे, इजीली रिप्लेस हो जाएगी, तुम्हारे सामने है। अगर यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा करोगे वो कहेगा हाँ भाई ये सेकेंडरी है, और यहाँ खड़ा करोगे वो कहेगा हाँ भाई ये प्राइमरी। इजीली रिप्लेस कर सकते हैं जो भी वाइंडिंग डैमेज हुई है। लेकिन अगर हम बात करें शेल टाइप ट्रांसफार्मर की, शेल टाइप ट्रांसफार्मर भैया चारों तरफ से होता है पैक। ये हो गया शेल टाइप ट्रांसफार्मर, और इसको चारों तरफ से हमने पैक कर दिया वाइंडिंग को। सोचो, वाइंडिंग देखो यहाँ सेंटर में है, इधर से भी पैक है और इधर से भी पैक है। तो अब अगर तुम्हें इसका रिपेयर करना है, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये वाली वाइंडिंग जो है जल गई इतनी, तो तुम अगर इसको रिपेयर करने चलोगे तो भाई आपको ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हटाना पड़ेगा, या कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो इसीलिए, क्योंकि चारों तरफ से आपने उसे आयरन से पैक कर रखा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सीआरजीओ से आपने शेल टाइप जो कोर है यानी कि जो वाइंडिंग्स है उनको पैक कर रखा है। इसीलिए क्या होता है, डिफिकल्ट टू मेंटेन, डिफिकल्ट टू रिपेयर। रिपेयर या मेंटेनेंस ज़्यादा है, या कह सकते हैं रिपेयरिंग जो है उसकी डिफिकल्ट है, इसीलिए कॉस्टली मेंटेनेंस है। तो क्या है, कॉस्टली, कॉस्टली मेंटेनेंस। ये क्या है, इसमें क्या है भाई, सिंपल सा है, दो डंडे हैं, कहीं पे भी दिक्कत होगी इजीली हम रिपेयर कर लेंगे खोल के। इसके अंदर क्या है, पूरा हमने उसे ढक रखा है वाइंडिंग को। तो वाइंडिंग में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको पहले आसपास की चीज़ों को हटाना पड़ेगा, या फिर अंदर हाथ डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग करना या मेंटेन करना। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ पांचवा पॉइंट आ जाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है शेल टाइप के स्ट्रक्चर से, कि भाई कॉस्ट। तो महंगा क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी तो कॉस्ट ही है। तो कॉस्ट की बात करें तो आप देख के बता सकते हो, अगर फिर भी तो दोबारा कंफ्यूजन है तो दोबारा देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर आयरन जो है वो कम लगेगा, क्योंकि भाई एक एक फ्लक्स पाथ देना है तुम्हें, ठीक, एक फ्लक्स पाथ देना है तो सीधा सीधा आप एक फ्लक्स पाथ दे दोगे, एक फ्लक्स पाथ बनाने में आयरन कम लगेगा। इसके अंदर तुम्हें दो फ्लक्स पाथ देने हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है, दो आयरन पाथ दोगे। इसके अंदर कितने आयरन पाथ हैं, वन आयरन पाथ, वन आयरन पाथ, एक आयरन पाथ दे रहे हो। इसके अंदर कितने दे रहे हो, टू आयरन पाथ, यानी कि दो आयरन पाथ दे रहे हो। अगर दो पाथ दोगे तो ऑब्वियसली चीज है, इसके अंदर क्या होगा, आयरन ज्यादा लगेगा, और जब आयरन ज्यादा लगेगा तो सीधी सी बात है, ये जो है कॉस्टली होता है। ठीक, तो यानी कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होंगे, वो आपके कॉस्टली होंगे एज कंपेयर टू कोर टाइप। ठीक, तो यानी कि जो हमने यहाँ से सीखा उसको नोट कर दे रहा हूँ, यानी कि जो हमने ये बात सीखी कि भाई कॉस्ट की अगर बात की जाए तो आपके जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ये क्या होंगे, ये सस्ते होंगे, यानी कि इकोनॉमिक होंगे, जबकि जो शेल टाइप होंगे, शेल टाइप ये क्या होंगे, कॉस्टली होंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, कॉस्टली होंगे। रीजन क्या है, आयरन ज्यादा लग रहा है भैया, खर्चा है इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो आपने कह दिया बनाने के लिए। ठीक, कॉइल की बात कर लें, कॉइल ये तो आप भी बता सकते हो। कॉइलिंग की अगर बात कर ली जाए तो कॉइल, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी कॉइल मेनली यूज करी जाती है, कंसंट्रिक, कंसंट्रिक टाइप वाइंडिंग यूज करी जाती है, कंसंट्रिक टाइप वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। जबकि शेल में कौन सी यूज करते हो, तो शेल में मैंने बताया था सैंडविच, याद है
आलू की टिक्की और ब्रेड, तो हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं, सैंडविच टाइप बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, सैंडविच बाइंडिंग का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो ये लेक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट कवर करे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसमें सबसे पहले हमने आपको टाइप बताया, सबसे पहले याद रखना कि कोर टाइप और शेल टाइप दो तरीके के ट्रांसफार्मर तो होते हैं, लेकिन किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये दो तरीके के हैं। तो जो हम लोग इनको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर मैंने डिवाइड करे। ऑन द बेसिस ऑफ कोर चले जाओगे तो एयर कोर और फेरोमैग्नेटिक होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कोर मत कह देना कोर एंड शेल टाइप, याद रखना ये चीज। तो कोर के बेसिस पे एयर कोर और फेरोमैग्नेटिक, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट तो भाई दो तरीके के कोर एंड शेल टाइप, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि भाई पाथ का क्या मतलब होता है, फ्लक्स पाथ का, ये हमने देखा कि कोर टाइप में सिंगल पाथ, शेल टाइप में दो पाथ, ये देख लिया हमने। लिम्स सीखे, लेग सीखे और योक के बारे में सीखा। देन हमने शेल टाइप को देखा, उसके अंदर दो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ देखे, योक लिम देखे। देन हमने फिर ये देखा कि वाइंडिंग सीखी, तो इसमें कंसंट्रिक सीखी, एंड इसके अंदर हमने सैंडविच वाइंडिंग सीखी, आलू की टिक्की देखी, ब्रेड देखा, ठीक। और उसके बाद हमने ये फाइनली सीआरजीओ के बारे में पढ़ा। सीआरजीओ का मतलब क्या होता है, एक इनकम्प्लीट टर्म है। सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील एक कंप्लीट टर्म है। और यहाँ पे हमने इस तरीके की लैमिनेशंस के ऊपर देखा अपनी, फिर लैमिनेशन कैसे होती हैं, तो ये दो तरीके मैंने सीखे। देन इन दो तरीकों के बाद लास्ट में हमने कंपैरिजन करा सबका, कोर टाइप, शेल टाइप, ये बताया मैंने, कोर हाई वोल्टेज के लिए यूज होगी जबकि लो वोल्टेज के लिए कोर के अंदर लीकेज ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है, एक ही फ्लक्स पाथ है तो लीक ज़्यादा होगा। एक रास्ता है तो लोग इधर उधर भटकेंगे, जब दो रास्ते होंगे तो सारा का सारा फ्लक्स अंदर से ही जाएगा, रिलक्टेंस कम हो जाता है। ये सब सीखा हमने ये, और हमने यहाँ से ही सीखा कि लीकेज अगर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा, लीकेज अगर कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, इसलिए शेल टाइप में वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। देन हमने देखा कि भाई कैसे हम लोग मेंटेनेंस की बात देखी हमने, रिपेयर करना कोर को आसान है क्योंकि ऊपर ही ऊपर सब कुछ है, शेल टाइप में कोर रिपेयर करना थोड़ा सा टफ है। देन लास्ट में हमने कॉस्ट देखी, तो इकोनॉमिक पड़ा हमारे पास कोर, लेकिन शेल टाइप थोड़ा सा कॉस्टली था। नाउ लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगा, और आपको ये सॉल्व अगर आप कर ले तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लिख के बताइए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं उसको आने वाले समय में समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इंडिया में कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज होता है भाई ट्रांसमिशन सिस्टम में, ऐसा क्यों, ठीक। दूसरा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्यों प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा, वाई लो वोल्टेज साइड आर प्लेस एडजेसेंट टू द कोर वाइल एचवी अवे फ्रॉम इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मन में जरूर आया होगा कि भाई लो वोल्टेज साइड को हमने कोर के पास रख रहे हैं दोनों केसेस में, देखो चाहे शेल टाइप ले लो चाहे वो ले लो कोर टाइप, और हाई वोल्टेज को अवे रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों। इनके आंसर अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो भी आपको कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ पे कमेंट करना है कि भाई ये आंसर इसके ये होंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तब ये आप बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बना के आपको समझाने की से कोशिश करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।